सो हाय एवरीवन। आपका CSIR नेट एग्जाम एकदम पास में आ चुका है, राइट? तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए कुछ चीज़ें जो आपको एट द वेरी लास्ट मोमेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? अब देखो, आपने रिवीजन किया होगा, आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, सब कुछ आपने किया है, लेकिन फिर भी ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है लास्ट मोमेंट में आपको कुछ चीज़ें जो पता हो, ठीक है, जिनसे आपका एग्जाम बूस्ट अप हो सकता है, ठीक है? तो वो क्या पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए? तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि थिंग्स यू शुड रिमेंबर एट द लास्ट, कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले ना बिल्कुल रिलैक्स रह के क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको कोई बोल दे तो आपका एग्जाम बेटर हो सकता है। फर्स्ट चीज़ तो ये ही है कि मेक स्ट्रेटेजी बिफोर गोइंग टू एग्जाम। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले आपके पास डेफिनेटली कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एकदम रैंडम एग्जाम में मत जाओ, ठीक है? आपका एग्जाम हैम्पर कर सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, एग्जाम को समझो, एग्जाम पैटर्न समझो। आपको पता है ऑलरेडी, इफ यू आर गिविंग एग्जाम तो आपको एग्जाम पैटर्न पता है, सब पता है, तो आप ना उसके अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। अब ये स्ट्रेटेजी ना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, कि सबकी अपना अपना वे होता है एग्जाम को मतलब एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाने का। तो आपकी भी अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेट सपोज अगर मैं इसमें बात करती हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कि मैंने बोला पार्ट ए है, ठीक है? एक सेकेंड, जैसे यहाँ हमने लिया, मेरे पास पार्ट ए है, पार्ट बी है, राइट, और एक हमारे पास में पार्ट सी है, ठीक है? आपके पास टोटल कितना टाइम होता है? 3 आवर्स का आपके पास टाइम होता है, ठीक है? तो आपको टाइम को भी डिवाइड करके चलना है कि आपको किसको, मतलब कौन से वाले पोर्शन को आपको कितना टाइम देना चाहिए। यू शुड नो, ठीक है? कि पहले से ही प्लानिंग करके चलो, तभी एग्जाम में जाओगे तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और अच्छे से मैनेज कर पाओगे चीज़ें। तो देखो, अगर 3 आवर्स है ना, तो 3 आवर्स में सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए पार्ट सी को। किसको देनी चाहिए? पार्ट सी को इंपॉर्टेंस आप दे के चलो, ठीक है? पार्ट सी से ही हमेशा कहा जाता है कि पार्ट सी ही सेलेक्टिव है, वहीं से आपका सिलेक्शन होना डेफिनेट है। तो आपको पार्ट सी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और इंपॉर्टेंस देते हुए, क्योंकि देखो वहीं से ही सबसे ज़्यादा स्कोर बनने वाला है आपका, ठीक है? तो पार्ट सी को सबसे ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए फिर। तो अगर मैं बोल रही हूँ 3 आवर्स इन टोटल आपके पास में टाइम है, तो आपको 1.5 आवर्स एटलीस्ट देना चाहिए किसे, मतलब दिस इज माई वे, आपका अपना वे हो सकता है, आपकी कोई अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन मैं तो आपको एक वो ओवरऑल में एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि कैसा आपको रखना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी को। तो आप जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट्स योर ओन वे, लेकिन आप इस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूशन करना कि आपका मैक्सिमम टाइम पार्ट सी को जाए, क्योंकि पार्ट सी से ही आपका एक समझ लो कि पूरा सिलेक्शन डिसाइडेड है, कि वहीं से आपका सिलेक्शन होना डिसाइड हो जाता है, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि पार्ट सी को आप मैक्सिमम टाइम दो। तो मैंने तो बिल्कुल हाफ कर दिया, मैं बोल रही 1.5 आवर मैं किसको दे रही हूँ, मैं पार्ट सी को दे रही हूँ, राइट? अब जो भी स्कोर बनेगा ना रेस्ट पार्ट ए से और पार्ट बी से, वो सब ना बोनस हो जाता है, राइट? क्योंकि जैसे अगर लेट सपोज भी इन रियलिटी यही है कि जैसे अगर आपके पास में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पार्ट सी से आपको करने हैं, ठीक है? 25 × 4 करते हैं 100 हो जाता है, राइट? तो 100 मार्क्स आपके यहाँ से पार्ट सी से फिक्स हो जाते हैं। अब एक बात समझो कि 100 में से, मतलब 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 23 या 24 भी क्वेश्चंस करते हो, या चलो इस बात पे भी बाद में आऊंगी, पहले बात करती हूँ सिर्फ 25 की, कि अगर किसी के 25 के 25 भी करेक्ट हो पा रहे हैं तो 25 × 4 होते ही 100 मार्क्स हो जाते हैं, राइट? तो आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है, जो मैक्सिमम पोर्शन है, जो मैक्सिमम स्कोर है, वो पार्ट सी से डिसाइड हो गया। तो आपको इसी को डेफिनेटली क्या देना चाहिए, मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, मैंने 1.5 आवर्स मैक्सिमम रख दिया, किसके लिए? पार्ट सी के लिए, राइट? अब जो भी रेस्ट आप करोगे ना, इसके बाद में आप पार्ट ए करोगे, पार्ट बी करोगे, जो भी आप रेस्ट काम कर रहे हो वो सारा आपका एडिशनल है, वो सारा आपका कैसा है, बोनस है, राइट? तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपने पार्ट बी से जितना भी रेस्ट आगे से स्कोर निकाला, पार्ट ए से भी आपने जितने भी मार्क्स इसके बाद में जो भी आप निकाल पाए, वो सब क्या है, आपके लिए एडिशनल बोनस है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बचे हुए 1.5 आवर में जो 1.5 रेस्ट आपके पास बच गया ना, उसमें से आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि 1 आवर तो आप दे दो पार्ट बी को, ठीक है? और बचा हुआ हाफ एन आवर आप दे दो पार्ट ए को, ठीक है? तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से बना। मैंने लिया पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है? दिस कैन बी वेरी पर्सन टू पर्सन, श्योर फॉर वेरी श्योर, क्योंकि सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, एज आई सेड, ठीक है? तो पार्ट सी को अगर आपने दिया अपना 1.5 आवर, ठीक है? कितना दिया है? 1.5 आवर, मैक्सिमम आपका स्कोर यहीं से आ रहा है, राइट? और जो भी आप इन दोनों से कर रहे हो ना, वो सब कैसा जा रहा है आपके लिए? बोनस है। बोनस का मतलब क्या है? बोनस का मतलब ये है कि इसके बाद में आप जो कुछ भी करते हो ना, वो आपकी या तो रैंक बूस्ट करेगा, ठीक है? या मार्क्स तो बूस्ट करेगा ही डेफिनेटली, बट ऑब्वियसली वो आपकी रैंक बूस्टर है, वो आपके लिए रैंक बूस्ट करेगा, ठीक है? इसलिए कोशिश करना है कि मैक्सिमम टाइम आप इसको दो, और जो टाइम दे रहे हो ना उसमें आप चीज़ें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करो, ठीक है? सब लोग आपको यही बातें बोलते मिलेंगे कि आप कोशिश करा करो आपका नेगेटिव कम से कम हो, लेकिन प्लीज़ ये बात ध्यान रखा करो, क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने अभी पीछे लिखा था कि 25 अगर हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है? 25 क्वेश्चंस में से लेट सपोज कि आपने 23, 24, बस इतना ही आपका रहना चाहिए, ये चीज़, ये रेशो, कि आप मैक्सिमम अगर कुछ लेके चल रहे हो ना कि नेगेटिव हो जाएगा, तो वो 1 या 2 क्वेश्चन होने चाहिए कि आपने रिस्क ले ली। अदरवाइज कोशिश करो कि 23 क्वेश्चन तक तो आपके एकदम करेक्ट जाएं।
ठीक है। तो यहाँ से आए 23 क्वेश्चंस, मैंने मान लिया, ठीक है, कि आपने इतना करेक्ट कर दिया। रेस्ट जो भी है आपने वो पार्ट ए और पार्ट बी से किया, ठीक है। तो इसमें से भी ना, जैसे मैंने लिया, इसमें से भी पार्ट बी को मैंने दिया कितना, बचा हुआ 1 आवर, ठीक है, 1 आवर मैंने इसे दे दिया, और पार्ट ए को लेट सपोज मैंने 30 मिनट्स दे दिए, ठीक है, इसको मैंने 30 मिनट्स दे दिए। ये मेरा अपना पर्सनल वे है, आपका अपना हो सकता है, एज आई सेड, ठीक है। तो अब इस 30 मिनट्स में से भी ना स्टार्टिंग के कुछ जो मिनट्स हैं 5 to 10 मिनट्स ना, आपको क्या करना चाहिए इन 5 to 10 मिनट्स में, आपको पेपर को एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज का क्या मतलब है, देखो मैं बैक टू पॉइंट्स आती हूँ, जो मैंने पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, बी सेलेक्टिव विद क्वेश्चंस, ये यही पॉइंट है कि आपके स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स ना आप निकालो, और क्वेश्चंस को जैसे आपको चॉइस मिल रही है, आप पार्ट सी से स्टार्ट करने वाले हो तो आप पार्ट सी में जाओ, वहाँ आपके पास 60 क्वेश्चंस हैं, तो बीइंग वेरी सेलेक्टिव, आपको पता है आप क्या टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके आए हो, क्या नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। तो वहाँ पे सेलेक्टिव होते हुए ना मार्क लगा लो, ठीक है। पहले ही आप क्या कर लो, आप अपने सेलेक्ट कर लो क्वेश्चंस, थोड़े से एक्स्ट्रा रख लेना क्वेश्चंस, ठीक है। आपने जैसे सपोज करो आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट, तो आप 25 के 27 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लो, मार्क लगा लो कि भाई इतने इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो मुझे सही लग रहा है। तो आपके शुरुआत के 5 to 10 मिनट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें आप पार्ट सी में जाके क्या करो, क्वेश्चन को सेलेक्ट कर पाओ, ठीक है। और बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना, कुछ भी इसमें मत करना कि हाँ देख लूंगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है, आप ही जानते हो कि आप क्या पढ़ के आए हो, क्या नहीं पढ़ के आए, क्योंकि नेट का पेपर ऑलरेडी बहुत आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, बहुत चॉइस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो आपको पता है आपने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन आप पार्ट सी में से क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लो, मार्क लगा लो, सीधे मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन जैसे ही मैं पेपर स्टार्ट करूंगा या करूंगी तो आई विल गो ऑन दोज क्वेश्चंस ओनली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। आप डायरेक्टली उन्हीं क्वेश्चंस पे जाओ, उन्हीं क्वेश्चंस को करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि आपको बहुत सेलेक्टिव रहना है क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि प्रिपरेशन सबकी अपने खुद को पता होती है कि वो कितना पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सेलेक्टिव रहते हुए आप जैसे ही इस पे आ रहे हो, आप शुरुआत के 5 to 10 मिनट्स दो और इन क्वेश्चंस को मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, ठीक है। मार्क कर लिया आपने, आप जैसे पेपर स्टार्ट करते हो, आप पार्ट सी से पेपर अपना स्टार्ट करते हो, इतना टाइम आप उसको देते हो, ठीक है। रेस्ट बचा हुआ टाइम 1 आवर आपको पार्ट बी को देना है, और उससे रेस्ट बचे हुए 30 मिनट्स या जितने भी आपके मिनट्स बचते हैं, क्योंकि 5 to 10 ऑलरेडी यू हैव टेकन फ्रॉम दैट, तो इसमें से जितना भी टाइम बचता है वो आपको पार्ट ए को देना है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेटेजी मैं क्यों बोल रही हूँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि कुछ लोगों का एप्टीट्यूड पर्सन अच्छा होता है, तो वहाँ से भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं, या जितने भी जो भी लोग जिन्होंने भी पेपर दिया है, जिनसे मैंने बात की है, तो कुछ लोगों के लिए क्या होता है ना, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा जाता है, उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी होती है कि कोई एग्जाम उन्होंने ऑलरेडी दिया है जहाँ उन्होंने एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया था, तो वहाँ से वो एप्टीट्यूड को अच्छा जानते हैं, तो वो लोग, उन लोगों के लिए एप्टीट्यूड बढ़िया रहता है। तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि पार्ट ए से भी वो अच्छा टाइम देते हैं और पार्ट ए से भी वो अच्छा स्कोर निकालते हैं, राइट। इसलिए मैंने कहा कि अपनी स्ट्रेटेजी आपकी अपनी पर्सनल हो सकती है, लेकिन पॉइंट ये है कि बिफोर गोइंग टू एग्जाम मेक स्ट्रेटेजी, ठीक है। पॉइंट ये है, पॉइंट ये नहीं है कि यही फॉलो करो, पॉइंट इज दिस कि आपको एग्जाम में जाने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग प्लान जरूर करनी है, ठीक है। विदाउट स्ट्रैटेजी कभी मत जाना, क्योंकि इतना स्पॉन्टेनियस, इतना रैंडम नहीं होना है कि एग्जाम आया और आप स्टार्ट हो गए, आपका कुछ प्लान होना चाहिए बिफोर दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बी सेलेक्टिव विद क्वेश्चंस, मेक स्ट्रैटेजी बिफोर गोइंग टू एग्जाम, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं। आगे देखो, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो मुझे फील होता है होना चाहिए, वो ये है कि टू हैव मोमेंटम इन द एग्जाम। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट करो ना, या आपने क्या किया है, अपने क्वेश्चंस तो पहले ही सिलेक्ट कर लिए, जैसे पार्ट सी की बात करते हैं, तो पार्ट सी में आपने जाके क्वेश्चंस तो मार्क ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को सबसे पहले उठाओ जिनमें आपको फील होता है कि आपको कॉन्फिडेंस है, राइट। आप अपना कंफर्ट जोन, आप अपना कंफर्ट लेवल, जो भी आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट करे हैं, इसमें से ये वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे बढ़िया होंगे, तो आप उन्हीं क्वेश्चन से शुरुआत करो, ठीक है। जब आप उन क्वेश्चन से शुरुआत करोगे ना, तो आपका एक अच्छा फ्लो बन जाएगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने पर्सनल उससे बता रही हूँ मैं, एक्सपीरियंस से, कि बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर एग्जाम देते ही, स्टार्ट करते ही आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बहुत खतरनाक सा हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो वहीं मतलब घबरा जाते हैं हम, वहीं कॉन्फिडेंस हमारा खराब हो जाता है। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है। आपने मार्क लगा लिया, आपने सेलेक्ट कर लिए क्वेश्चंस, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करें, आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो पार्ट सी से, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को उठाओ जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। एक बार मोमेंटम बन जाता है ना, उसके बाद तो क्वांटम का खतरनाक क्वेश्चन भी हम कर जाते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि आपका फ्लो बन गया ना, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, इसके बाद में तो आपको मैं गंदा सा क्वेश्चन दे दूंगी ना, जितनी बड़ी लेंथ का होगा, आप उसको भी एक बार के लिए पढ़ लोगे शांति से, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, आप एक बार फ्लो बना लो अपना, उन क्वेश्चन से शुरुआत करो जो आपको बढ़िया से आती है, मोमेंटम बना लो। जैसे ही आप ये चीज़ बना लोगे, उसके बाद में आपको एक फ्लो मिल जाएगा। आपके पास में कैसा भी क्वेश्चन आए, आप
एक एक बार के लिए एक पेशेंस रखोगे कि उसको रीड कर लूँ, शांति से ट्राई कर लूँ, राइट। और डेफिनेटली ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे ही एक मोमेंटम, एक फ्लो बन जाता है तो हमारा पेपर है ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग जाता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ फॉलो करना कि आप अपने कॉन्फिडेंट लेवल से, आप अपने कंफर्ट लेवल से चीज़ों को शुरुआत करो चीज़ों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद आता है मैनेज टाइम इफेक्टिवली। ये पॉइंट आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस स्ट्रेटेजी वाली चीज़ में, ये पॉइंट इंक्लूड कर चुकी हूँ कि अपने टाइम को आप इफेक्टिवली मैनेज करो। जितना पोर्शन, जितना टाइम आपने सोचा है ना, आप उतना पोर्शन, मतलब उतना टाइम हर एक पोर्शन को डेफिनेटली दो, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब आप ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटेजी बना के आए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डू नॉट प्री अज्यूम द थिंग्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी आप पेपर के लिए जा रहे हो ना, तो पहले से चीज़ें अज्यूम मत कर लिया करो कि अरे भाई ये वाला पोर्शन नहीं किया, इससे तो इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा। मतलब कि एक तो अपनी ओवर थिंकिंग को अगर आप करते हो तो, नहीं करते तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप करते हो तो आप उन चीज़ों को पहले से ही थोड़ा सा लाइट करके जाओ, चीज़ों को प्री अज्यूम मत करो। क्योंकि जब आप पेपर में जा रहे हो, ना आपके टीचर्स को, ना आपके साथ के मेट्स को, ना फ्रेंड्स को, किसी को नहीं पता पेपर कैसे आने वाला है। तो आप ऑलरेडी प्रीज्यूम करो ही मत चीज़ों को, ठीक है। बिल्कुल कैजुअली जाया करो पेपर में, एकदम रिलैक्स जाओ आप। बिल्कुल प्रीज्यूम मत करो चीज़ों को, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, नोबडी नोज। सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि भाई जो मैंने कर लिया है, जितना मैं प्रिपेयर करके आया हूँ उतना बहुत बढ़िया है, और जो भी उससे क्वेश्चन आएंगे आई विल डेफिनेटली डू, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना है, और खुद पे बिलीव रखना है, खुद पे भरोसा रखो कि आपने जितना पढ़ा वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है यूज़ कैलकुलेटर इफ़ नीडेड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताती हूँ। क्या होता है ना कि जैसे पेपर होता है ना, तो पेपर के नाम से ही हमको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस, मतलब हम हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कुछ लोग। तो वो क्या करते हैं ना, छोटी सी भी कैलकुलेशन आती ना तो सोचते हैं कि खुद पे भरोसा नहीं रखते, उसको भी चेक करने लग जाते हैं कैलकुलेटर से। होता है ऐसा, जिन लोगों के साथ होता है उन लोगों के लिए ये पॉइंट है कि आप क्या किया करो, कैलकुलेटर को जितनी नीड है या जब नीड है तभी यूज़ करो। फालतू में आप अपना टाइम उसमें इन्वॉल्व मत करो, आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो एक वो मतलब आप माउस से उसको सिलेक्ट करोगे, एक आप मतलब एक नंबर पे जाके आप सिलेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो इससे ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा आप मतलब क्वेश्चन कर भी दोगे, उसके बाद में आपको फील होगा कि बहुत टाइम चला गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर को तभी यूज़ करना जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो, अदरवाइज प्लीज़ अवॉइड, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ये चीज़ आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अवॉइड सिली मिस्टेक्स, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि डू नॉट पैनिक, है ना। डू नॉट पैनिक या डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस और एनी प्रेशर, ठीक है। आपने जो पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया, आपकी प्रिपरेशन आपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कर ली है भाई, ठीक है। तो आपको इस मोमेंट पे आके या एग्जाम में जाके बिल्कुल पैनिक नहीं करना, ठीक है। और एक पॉइंट क्या लिखा है कि कोई भी आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। सिली मिस्टेक क्यों नहीं करनी? क्योंकि सबसे बुरी बात तो यही हो जाती है कि जितना पढ़ के गए थे उसमें से भी गलती कर दी, ठीक है। तो खुद को जानते हो आप कहाँ गलती करते हो, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, आपको पता है आप कहाँ मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो गेटिंग आवर सेल्फ नोइंग बेटर, आप खुद को अच्छा जानते हुए ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी। यू नो कि आप गलती कहाँ करते हो, तो उस गलती से बचो, सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये बोलना इतना आसान है, बार बार बोल दूंगी, आप करनी होगी तो भी करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ में आप ही बेटर जानते हो कि खुद को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब कि आपको पता है आप गलतियाँ कहाँ करते हो। जैसे ओएमसी का कोई क्वेश्चन आपने किया है ना, आपको पता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जहाँ आप उन फॉर्मूला में ऐड करते हो या कुछ करते हो, तो आप वहाँ भूल जाते हो उसको ऐड करना, या कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपको पता है कि आपने गलती की थी, थर्मो का वो क्वेश्चन किया था, उसका फॉर्मूले में मैंने ये पुट नहीं किया। तो यू नो बेटर योर सेल्फ, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें करो, ठीक है। और उनमें मिस्टेक्स करने से बचो, ठीक है। प्लीज़ मिस्टेक मत करना, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है ना तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। हमको पता है हमने जितनी प्रिपरेशन करी है, हम बढ़िया से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये तो पॉइंट्स है ही। इनके साथ साथ एक और ये चीज़ है कि ना कभी भी आप एग्जाम में ना प्रेशर मत लेना किसी भी चीज़ का। मतलब आपने जितने प्रिपरेशन अपनी कर ली है ना वो बेस्ट है, और आप अपना अटैम्प्ट दे रहे हो, वो आप अटैम्प्ट अपनी सारी प्रिपरेशन के साथ में दे रहे हो, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में पेपर देना है। पेपर होगा, अच्छा होगा, ठीक है, वो तो होगा ही, ठीक है। और जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है, देख लिया जाएगा। तो आप बस एकदम चिल मोड में पेपर दो, बिल्कुल अच्छे से पेपर दो, ठीक है। पेपर अच्छा ही होता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स जाते हैं। ऑलरेडी आप टेंशन प्रेशर लेके जाओगे ना तो वहाँ जाके भी गलतियाँ ही करोगे, वहाँ जाके खराबी कर दोगे। इसलिए बेटर है एकदम रिलैक्स जाया करो, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो इन पॉइंट्स को, और यही पॉइंट्स हैं
यही सारी चीज़ें हैं जो आपको नीड होनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे। रिवाइज आपको जितना करना था आपने कर लिया, अब इन पॉइंट्स की नीड है। अब लास्ट में आपको कोई ये चीज़ें आके बोल दे, कोई याद करा दे ये चीज़ें, तो ये बेहद ज़रूरी था। इसलिए मेरे को फील हुआ कि आपको ये लास्ट में चीज़ें बोल देनी चाहिए, आपको ये चीज़ें लास्ट में एकदम याद करा देनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो यू नो बेटर योर सेल्फ, तो अपने अकॉर्डिंग पेपर देना, अपने अकॉर्डिंग एग्जाम देना। एग्जाम बेहद अच्छा होगा जब आप बिल्कुल रिलैक्स जाओगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, बाकी तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, पेपर अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।